आज पहले सत्ता की वर्कशॉप में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद आफरीदी की वैचारिक मरम्मत करेंगे, जिन्होंने आतंकियों से प्यार दिखाया है लेकिन भारतीय सेना पर नफरत से भरे फ्री हिट लगाए हैं, जो पहलगाम हमले के सबूत मांग रहे हैं। इसीलिए उनकी वैचारिक मरम्मत जरूरी है। फिर आपको बिलावल भुट्टो से मिलवाएंगे, जो सिर्फ 48 घंटे में ही कांप गए। ये वही बिलावल हैं जिन्होंने 3 दिन पहले सिंधु नदी के पानी पर खून की नदी बहाने वाली धमकी दी थी, लेकिन अब जंग का डर देखकर उन्होंने परिवार को विदेश भगा दिया है। इसके बाद मुनीर की सेना से मिलिएगा, जिसमें जंग से पहले ही सरेंडर वाला डर दिख रहा है। पाकिस्तान की आर्मी में अचानक क्यों सामूहिक इस्तीफों की बारिश हो रही है और अपने भाई शहबाज को नवाज शरीफ ने कौन सी नई नसीहत दी है, ये देखिएगा। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी से मिलिएगा, जो पाकिस्तान पर एकदम फायर मोड में है। आज ओवैसी ने पाकिस्तानी हुकूमत और आतंकी संगठन लश्कर के बीच कौन सा रिश्ता बताया, ये भी देखिएगा। आज पहलगाम हमले पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी थी, इसीलिए माफी मांगने के लिए शब्द नहीं है। उमर ने यह भी कहा कि उनकी सियासत इतनी सस्ती नहीं कि पहलगाम की घटना का इस्तेमाल स्टेटहुड मांगने के लिए करें। पाकिस्तान से बदले को लेकर भारत में मीटिंग पर मीटिंग का जबरदस्त दौर चल रहा है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। ये बैठक करीब आधे घंटे तक चली। इससे पहले कल सीडीएस ने रक्षा मंत्री को ब्रीफ किया था। और एक बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्रालय की सिफारिश पर सरकार ने कार्रवाई करते हुए 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया है। इनमें पाकिस्तान के डॉन न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। ये चैनल्स भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, झूठी और भ्रामक बातें फैला रहे थे। इस वक्त के सबसे खतरनाक वीडियो से करते हैं, जो पहलगाम हमले से जुड़ा एक बड़ा वीडियो सबूत है। ये पहलगाम में आतंकी हमले का एक लाइव वीडियो है। इस वीडियो में आतंकी फायरिंग कर रहे हैं। ये वीडियो एक पर्यटक ने बनाया है। इस वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि एक पर्यटक जिप लाइन पर है। उसे जिप लाइन ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, उस व्यक्ति ने अल्लाहू अकबर कहा। इधर फायरिंग के बाद लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। आतंकियों की तरफ से लगातार फायरिंग जारी थी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि गोली लगने से एक शख्स गिर जाता है। जिप लाइन पर सवार पर्यटक ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बात की है और ये दावा किया है कि उसे जिप लाइन ऑपरेटर पर शक है। एक बार सुनिए उस पर्यटक ने क्या कहा और उसने किस आधार पर जिप लाइन ऑपरेटर पर शक जताया। पे पहुंचे, हमने वीडियोस बनाए, थोड़े फोटोग्राफ्स बनाए, ये सब हुआ। उसके बाद हम जिप लाइन की टिकट वगैरह ली और जिप लाइन स्टार्ट कर रहे थे। हमारे पहले 3 लोग की एक फैमिली थी, फिर दूसरे 3 लोग की फैमिली थी, फिर हम लोग थे। सब लोग नीचे पहुंच गए, मेरी वाइफ भी पहुंच गई, मेरे लड़का भी पहुंच गया। फिर मेरी जिप लाइन की बारी थी, तब मैंने जिप लाइन स्टार्ट की, तभी से फायरिंग स्टार्ट हुआ और वहां पे सब जगह पे फायरिंग हो रही थी। नीचे भागदौड़ मच गई, आप वीडियो में देख भी सकते हो। मैं वहां से करीबन, मुझे तो 10-12 सेकंड के बाद पता चला कि फायरिंग हो रही है। तब तक तो मैं मेरी मस्ती में ही था, पर जैसे मुझे पता चला वहाँ पे मैं नीचे पहुँच के अटक के तुरंत वहाँ से जिप लाइन खोल के मैं वहाँ से कूद गया और मेरी वाइफ को और मेरे बच्चे को लेके भाग गया। क्योंकि जो मेरे पहले 2 फैमिली गई हुई थी, हस्बैंड वाइफ और उनके लड़के, हस्बैंड वाइफ और उन लड़के, तो वो दोनों फैमिली के हस्बैंड को रिलीजन पूछ के मेरी वाइफ के सामने उन्होंने गोली मार दी, अराउंड 6 to 8 फुट डिस्टेंस पे। तो वो लोग भी बहुत डर गए थे। फिर वहाँ से हम सीधा जिप लाइन से मैं कूद गया और वहाँ से हम भागने लगे। भागते भागते हमने देखा वहाँ पे एक ऐसा स्पॉट था कि थोड़ा खड्डा जैसा था। वहाँ पे हम ग्राउंड में जल्दी शो नहीं हो पा रहे थे, तो हम वहाँ पे जाके छुप गए। ऑलरेडी वहाँ पे 2-3 लोग छुपे हुए थे, तो हम वहाँ पे जाके छुप गए। अराउंड 7 to 8 मिनट्स के आसपास थोड़ी फायरिंग कम हुई 2-3 मिनट के लिए, तब हम वहाँ से उठ के भागने लगे। बाकी भी ग्राउंड में जो लोग छुपे हुए थे अपने अपने हिसाब से, वो लोग भी भागने लगे। तब फिर से राउंड 3-4 के राउंड के अंदर वो लोग फायरिंग शुरू हो गई। तब हम काफ़ी सारे, करीबन 30 to 40 पीपल्स हम लोग भाग रहे थे सब जगह से, ग्राउंड के अंदर से। तो उनमें से कई सारे लोगों को चलते चलते, मतलब भागते भागते भी गोलियां लग गई और हम वहां से सीधा भागते जिगजैग सीक्वेंस के अंदर मेन गेट पे पहुंच गए। और फिर वहां से हम नीचे जंगल में भागने लगे। तब मैक्सिमम 18 to 20 मिनट्स हुआ होगा। वहां पे हमने, इंडियन आर्मी ने हम लोगों को कवर कर लिया था, सारे टूरिस्ट को। क्योंकि
आपकी वीडियो में स्टार्टिंग में देखा जा रहा है कि जो बंदा आपको जिपलाइन करवा रहा था, कुछ Yes. बोल रहा था, तो मतलब क्या कुछ आशंका है आपको उसको? मुझे उसके ऊपर 110% डाउट लग रहा है, क्योंकि मेरे आगे 3 फैमिली मतलब 3 लोग गए, 3 6 और 9 लोग हम लोग थे, तो 9 लोग गए, तब तक वो बंदा कुछ नहीं बोल रहा है, सबको जिप लाइन करवा रहा है। मैं वहाँ पे मेरी सेल्फी स्टिक वगैरह अरेंज कर रहा था वीडियो बनाने के लिए। जब मैं निकला तब वो बंदा 3 बार अल्लाहू अकबर ऐसा 3 बार बोला और फायरिंग स्टार्ट हुई। तो जैसे ये चीज़ मुझे मालूम नहीं थी, बट 23 को जैसे मैं अहमदाबाद पहुंचा और रात को सारे फैमिली मेम्बर्स बैठ के उन लोगों को मैं वीडियो दिखा रहा था कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, तब वो चीज़ मेरे को नोटिस में आई कि आगे के जो वीडियो है वो सारे फोटोग्राफ्स वीडियो हमने देखे, तब तक वो मिनी स्विट्ज़रलैंड की तरह था। सब लोग एंजॉय कर रहे थे, सब लोग मस्ती कर रहे थे। पर जब वो बंदा बोल रहा है अल्लाहू अकबर 3 बार, उसके बाद फायरिंग स्टार्ट हुई, तो 110% मुझे भी उस पर डाउट हो रहा है कि वो बंदा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकता है या फिर उसको कुछ मालूम होगा, क्योंकि आगे के 9 मेंबर ने उसको जिप लाइन करवाई तब वो कुछ नहीं बोला। जब मैं निकला तब बोला था वो, और तभी फायरिंग स्टार्ट हुई थी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ था। ये वीडियो उसी दौरान का है जब एक पर्यटक जिप लाइन पर सवार था। तभी अचानक फायरिंग शुरू हुई थी, जिसे उस पर्यटक ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था, और अब ये एक अहम वीडियो सबूत बन सकता है। वैसे पहलगाम की जमीन को खून करने वाले आतंकियों और इनके आकाओं की मरम्मत मोदी सरकार करेगी, ये पूरे देश को यकीन है। हम अब सत्ता की वर्कशॉप में कुछ लोगों की वैचारिक मरम्मत करने जा रहे हैं। आज सत्ता की वर्कशॉप के स्पेशल गेस्ट हैं शाहिद आफरीदी, जो वैसे तो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, लेकिन समय समय पर उनके अंदर नेता बनने की तड़प जहरीले बयानों के जरिए बाहर निकलने लगती है। और यही शाहिद आफरीदी एक बार फिर नफरत की पिच पर धुआंधार बल्लेबाजी करने जा रहे हैं। कभी पाकिस्तानी टीम के विस्फोटक बल्लेबाज रहे शाहिद आफरीदी ने आतंकियों के समर्थन में कुछ विस्फोटक जुबानी शॉट्स लगाए हैं। शाहिद आफरीदी पहलगाम में धर्म पूछकर मारे जाने वाले आतंकी हमले में पाकिस्तान के शामिल होने का सबूत चाहते हैं। उन्होंने सुरक्षा का नाम लेकर भारतीय सेना के खिलाफ बेशर्मी के कुछ बड़े फ्री हिट मारे हैं। साथ ही पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित हमले को लेकर भारत के विरोध में नफरत से भरी गुगली भी फेंकी है। इसीलिए आज सत्ता की वर्कशॉप में शाहिद आफरीदी की मरम्मत बहुत जरूरी है। वैसे एक वैधानिक चेतावनी भी है। हो सकता है इस वैचारिक मरम्मत को देखकर भारत में मौजूद उनके फैन क्लब में बहुत जोर का दर्द उठे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हें यह दर्द सहन करना पड़ेगा। तो चलिए आफरीदी के वैचारिक रिपेयरिंग का पुनीत कार्य शुरू करते हैं और वर्कशॉप का शटर उठाने जाते हैं, क्योंकि शाहिद आफरीदी की ये जो मरम्मत है इसकी ज़रूरत क्यों है, ये आपको जब हम वर्कशॉप में शाहिद आफरीदी की मरम्मत करेंगे तब आपको समझ आएगा। वर्कशॉप का शटर उठेगा और शाहिद आफरीदी के जो बयान हैं वो भी आप समझेंगे, और शाहिद आफरीदी को क्या समझने की ज़रूरत है वो भी हम अपनी आज की इस वर्कशॉप में बताने वाले हैं। तो आइए उठाते हैं शटर। जब वैचारिक स्क्रू ज्यादा कमजोर हो जाएं, तो उसके कभी भी गिरने का खतरा बना रहता है। इसीलिए ऐसे विचारों की मरम्मत तत्काल होनी चाहिए, और इसके लिए हमारी टूल किट भी तैयार है। शाहिद आफरीदी के लिए पहला औजार है प्लास, जिससे हम आतंकियों की और झुकी हुई उनकी विचारधारा को खींचकर लाइन पर लाएंगे। इसके बाद हथौड़े का इस्तेमाल होगा, और इससे भारतीय सेना के लिए उनके दिमाग में भरी जहरीली मानसिकता पर चोट की जाएगी। इसके बाद पेचकस से पूर्व क्रिकेटर से नेता बनने की कोशिश में ढीले पड़े विचारों को टाइट किया जाएगा, और उसके बाद ग्रीस का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि विचारों में जंग ना लगे इसके लिए ग्रीसिंग बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर शाहिद आफरीदी के 2 बयान सुनिए। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी वैचारिक मरम्मत क्यों जरूरी है। तो शाहिद आफरीदी ने किसी दौर में भले ही बड़े और ऊंचे शॉट्स लगाए हों, लेकिन उनकी बातों और बयानों का स्तर उतना ही ज्यादा गिरा हुआ है। वैसे शाहिद आफरीदी के अंदर जहर की मात्रा बहुत ज्यादा है, और ये पहला मौका नहीं है जब उनके वैचारिक स्क्रू कमजोर और ढीले पड़ गए हों। इससे पहले भी कई बार भारत को लेकर उनके दिमागी कार्बोरेटर में नफरत का कचरा फंस चुका है। जैसे 2019 के सितंबर में शाहिद आफरीदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ पीओके के मुजफ्फराबाद में जलसे में हिस्सा लिया था, और इस दौरान उन्होंने मुसलमानों का नाम ले लेकर कश्मीरियों को भड़काने की कोशिश की थी।
ये वही शाहिद आफरीदी हैं जो मई 2022 में आतंकी यासीन मलिक का खुलकर समर्थन कर चुके हैं। इसके अलावा 2023 में शाहिद आफरीदी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी आपत्तिजनक बयान दिया था, जबकि मई 2023 में कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से करते हुए नफरत के फ्री हिट लगाए थे। ये वही शाहिद आफरीदी हैं जिन पर हिंदुओं से नफरत करने के आरोप हैं। कभी पाकिस्तान की टीम में खेलने वाले उनके साथी खिलाड़ी दानिश कनेरिया ने यह कहा था कि आफरीदी ने उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बहुत परेशान किया। यानी इस तरह की जहरीली मानसिकता चोट पर चोट करना बहुत जरूरी है और इसके लिए हथौड़े के ट्रीटमेंट की जरूरत है। हालांकि इसका इस्तेमाल हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये पुनीत और शुभ कार्य आज खुद दानिश कनेरिया ने ही कर दिया है। उन्होंने लिखा है, शाहिद आफरीदी ने हमेशा अपने आप को चरमपंथी विचारों के साथ जोड़ा है। दानिश कनेरिया ने इस पोस्ट में फिर बताया कि कैसे आफरीदी ने उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाया और हद से ज्यादा परेशान किया। यहां तक कि आफरीदी ने दानिश कनेरिया के साथ खाना तक खाने से इनकार किया, जिससे कनेरिया को अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े। वैसे आज शाहिद आफरीदी की वैचारिक मरम्मत के लिए हमें प्लास और पेचकस निकालने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी रिपेयरिंग भारत के नेताओं ने अपने बयानों से कर दी है। किसी ने उन्हें आईना दिखाया, जो किसी ने कहा कि आफरीदी एक जोकर है। सुनिए क्या कहा। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत भी अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम देता है। कौन है जी इन्हें? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने? छोड़ो ना इन लोगों को, छोड़ो ना। शाहिद अफरीदी क्या बोलता है, हमें क्या लेना देना है? उनके देश की हालत देखिए। कल ही मैंने कहीं पे पढ़ा था, लोग 1 से 1.5 करोड़ के आसपास लोगों को वहाँ पे खाना नहीं है। आधा पाकिस्तान अंधेरे में है। अभी जब भी ये पानी बंद होगा उसके बाद में तो और भी इनकी हालत खराब होने वाली है। अफ्रीका जैसा देश भी आज आगे जा रहा है और पाकिस्तान पीछे जा रहा है। तो मेरे ख्याल से शाहिद अफरीदी ने खुद की गवर्नमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, खुद की इकोनॉमी की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ ज़्यादा उनको मुझे लगता नहीं उनका कोई रिएक्शन देने की ज़रूरत है उस पर। तो कुल मिलाकर सत्ता की वर्कशॉप में आज शाहिद आफरीदी की वैचारिक मरम्मत से 2 मैसेज निकले हैं। पहला मैसेज, शाहिद आफरीदी समेत बहुत से पाकिस्तानियों को यह लगता है कि वो जुबान चला चला कर ये जंग जीत लेंगे, लेकिन सच बहुत कड़वा है। पाकिस्तान की हालत अच्छी नहीं है। पाकिस्तानी फौज के बड़े बड़े नगीने देश छोड़कर भागने की फिराक में है। संभव है कि शाहिद आफरीदी ने भी किसी फ्लाइट की एडवांस बुकिंग कर ली हो और टिकट हाथ में लेकर ये सारी बेहुदा बातें कर रहे हो। दूसरा मैसेज ये है कि शाहिद आफरीदी नेता बनने के लिए भी तड़प रहे हैं, लेकिन वहां के जो मंझे हुए सीनियर नेता हैं वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी यही सलाह दे रहे हैं कि भारत से मत उलझना, लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे में शाहिद आफरीदी के सपने उड़ान भरते हुए दिख नहीं रहे हैं। अब आपको सत्ता की वर्कशॉप के दूसरे गेस्ट से मिलवाते हैं, जिनका नाम आपने 2 दिन पहले खबरों में खूब सुना होगा, जिन्होंने सिंधु समझौते को लेकर भारत में खून की नदी बहाने की धमकी दी थी। और ये हैं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। लेकिन शायद आपको ये जानकारी नहीं है कि 3 दिन पहले पाकिस्तान में डींगे मारने की चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले बिलावल भुट्टो बुरी तरह कांप रहे हैं और अभी तो 48 घंटे का वक्त ही गुजरा है। सत्ता की वर्कशॉप में आज बिलावल भुट्टो की मरम्मत इसलिए जरूरी है क्योंकि 25 अप्रैल 2025 को यही बिलावल बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। बिलावल भुट्टो ने तब कहा था कि सिंधु दरिया में या तो अब पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। लेकिन अब अचानक से बिलावल का वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं और जज्बात भी बदल गए हैं। खबर यह है कि अब बिलावल ने डर में अपने परिवार को कनाडा भेज दिया है। पाकिस्तान को यह पता है कि भारत पहलगाम हमले का बदला लेने की तसल्ली बख्श तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान में जंग के डर का माहौल है, इसीलिए न सिर्फ असीम मुनीर समेत पाकिस्तानी आर्मी के कई जनरल ने अपने परिवार को पाकिस्तान से निकाल दिया है, बल्कि बिलावल भुट्टो का परिवार भी चोरी छुपे कनाडा भाग निकला है। दावा है कि 27 अप्रैल को प्राइवेट एयरक्राफ्ट से भुट्टो फैमिली कनाडा भाग गई है। इनमें बिलावल भुट्टो की 2 बहनें बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो भी शामिल हैं। मतलब बिलावल भुट्टो की हेकड़ी 48 घंटे के अंदर ही हवा हो गई है और खून की नदी बहाने की धमकी देने वाले अब दूसरे देशों की मदद लेने की बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर सत्ता की वर्कशॉप में आज बिलावल भुट्टो की वैचारिक रिपेयरिंग से 2 मैसेज निकले हैं। पहला मैसेज, पाकिस्तान के लोगों को यह समझना होगा कि यह जंग है, कोई डींगे मारने की चैंपियनशिप नहीं है। इसीलिए बेहतर यह है कि बिलावल जैसे लोग जुबान कम चलाएं और पाकिस्तान की कंगाली का अध्ययन करें, तो बहुत काम आएगा पाकिस्तान के लोगों के।
इसके अलावा दूसरा मैसेज ये है कि बिलावल भुट्टो अपने नाना के नक्शे कदम पर ना चले, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी बातें करते थे। उन्होंने भी कभी सच का सामना नहीं किया। पाकिस्तान में शाहिद आफरीदी और बिलावल भुट्टो जैसे लोगों की ये बौखलाहट यूं ही नहीं है। इसके पीछे की वजह है भारत के एक्शन का डर, जिससे इस वक्त शहबाज की पूरी सत्ता घबराई हुई है। भारत के तेवर और तैयारियों को देखकर पाकिस्तान में दहशत है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर बहुत टेंशन में है और भारतीय सेना अपनी तैयारी दिखाकर उनकी इस टेंशन को बार बार बढ़ा रही है। एक तरफ भारतीय नेवी समंदर में पिछले कुछ दिनों से ताबड़तोड़ मिसाइल फायर कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना में भगदड़ मची है। मुनीर सेना के अधिकारी जान बचाने के लिए ताबड़तोड़ इस्तीफे दे रहे हैं। भारत ने आज फ्रांस के साथ 26 राफेल एम फाइटर जेट की डील की, तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज को डिप्लोमेसी वाली सलाह दी। नवाज शरीफ ने साफ साफ कहा कि भारत के साथ उलझना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान में डर का मीटर बहुत हाई है, इतना ज्यादा कि अब जल्दबाजी में हथियारों की तैनाती भारतीय सीमा पर की जा रही है। ये वो कबाड़ हथियार हैं जो पाकिस्तान को चीन से मिले हैं। हालात यह है कि आसिम मुनीर को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी सेना में विद्रोह की स्थिति बन गई है। आसिम मुनीर के कमांडर परेशान हैं और बगावत पर उतर आए हैं, जिसकी गवाही दे रही है ये चिट्ठी। अपने टीवी स्क्रीन पर पाकिस्तानी सेना की एक क्लासिफाइड हम आपको लेटर दिखाने जा रहे हैं। जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से ये सीक्रेट चिट्ठी पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के ऑल रैंक्स को लिखी गई है और इसकी डेट है 26 अप्रैल 2025, यानी कि आज से ठीक 2 दिन पहले ही ये लेटर आर्मी हेडक्वार्टर से DG ISPR के मेजर जनरल फैसल महमूद मलिक ने लिखा है। इसके मुताबिक भारत के किसी भी एक्शन से पहले जनरल मुनीर के खिलाफ सेना में बगावत शुरू हो गई है। लेटर में लिखा है कि युद्ध के डर और परिवार के दबाव में अधिकारी इस्तीफे दे रहे हैं। दावा है कि अब तक कई अधिकारी अपना इस्तीफा सौंप भी चुके हैं। वहीं बलूचिस्तान में तैनात पाकिस्तान के सैनिक BLA के डर से नौकरी छोड़ रहे हैं। ऐसे में अब पाकिस्तानी आर्मी के पास अधिकारियों और सैनिकों की कमी है। पाकिस्तान की फौज में भारत के एक्शन वाली दहशत नहीं तो फिर और क्या है। हालांकि इसके जिम्मेदार भी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ही हैं। उनकी वजह से ही पाकिस्तानी सेना के अधिकारी मानसिक थकान, तबीयत खराब होना और परिवार के दबाव में नौकरी छोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान में इस वक्त पैनिक बटन ऑन है। पाकिस्तानी सेना की ऐसी खबरें सुनकर वहां की आवाम भी आसिम मुनीर के इस्तीफे की मांग करने लगी है। डरे हुए पाकिस्तान की धड़कनें अब थोड़ा और बढ़ाते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद शहबाज और मुनीर की नींद उड़ जाएगी। इस वीडियो में भारतीय सेना के साहस की एक एक तस्वीर मौजूद है। यह वीडियो भारतीय सेना ने जारी किया है। इस वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है कि आखिर दुर्गम पहाड़ों पर युद्ध कैसे लड़ा जाता है, जहां बर्फीली आंधियां आती हैं, तापमान माइनस में चला जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वहां कैसे दुश्मन को हराया जाता है। इस वीडियो में ऑल टेरेन व्हीकल के साथ सेना की आर्टिलरी और टैंक भी दिखाए गए हैं। भारतीय सेना का यह वीडियो सबूत है दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए काफी। भारतीय सेना की ऐसी ही तैयारियों से डरा पाकिस्तान अब अपने मेड इन चाइना हथियारों की नुमाइश कर रहा है। अपने पुराने टैंकों की भारतीय सीमा के करीब तैनाती कर रहा है, जिसके कई वीडियो भी सामने आए हैं। पाकिस्तान की आर्मी ट्रेन के जरिए टैंकों को सीमा पर भेज रही है। बड़ी संख्या में इन टैंकों को तैनात करने की तैयारी है। नारोवाल इलाके में टैंकों की तैनाती भी की जा चुकी है। इसका एक वीडियो भी अब सामने आ चुका है। हालांकि पाकिस्तान के पुराने और कबाड़ टैंक उसके कितना काम आएंगे, इस पर सवाल है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान SH-15 हॉवित्जर तोप को भी भारतीय सीमा के करीब तैनात कर रहा है। पाकिस्तान ने ये तोप 2019 में चीन से खरीदे थे, लेकिन आपने अक्सर सुना होगा कि चीनी हथियार पाकिस्तान में कई मौकों पर फुस साबित होते रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान की आर्मी की घबराहट अब साफ दिखाई दे रही है। POK से लेकर कराची तक हलचल बहुत तेज है। पाकिस्तानी सेना POK में सारे आतंकी लॉन्च पैड खाली करा रही है। इन आतंकियों को पाकिस्तानी आर्मी सुरक्षित जगहों पर भेज रही है। दरअसल ISI को डर है कि भारत POK में आतंकी लॉन्च पैड पर हमला कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी ने LOC पर रेकी बढ़ा दी है। सैनिकों को बंकर में रहने का आदेश दिया गया है। दहशत का मारा पाकिस्तान आसमान में भी साजिश के जाल बुन रहा है। पाकिस्तान ने स्कर्दू एयरबेस को एक्टिवेट कर दिया है। यहां से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के साथ प्रैक्टिस चल रही है। इन लड़ाकू विमानों में लगी मिसाइलें भी चीन में ही बनी हैं। कुल मिलाकर गिलगित बाल्तिस्तान के स्कर्दू एयरबेस पर काफी हलचल है। स्वात के
सैदू शरीफ सैन्य हवाई अड्डे पर भी ऐसे ही हालात हैं। यहाँ भी लड़ाकू विमानों की जबरदस्त मूवमेंट है। यहाँ JF-17 फाइटर जेट्स को काफी नीचे उड़ान भरते हुए देखा गया। ये फाइटर जेट लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस था। खबर है कि ग्वादर में भी F-16 जेट्स तैनात हैं। जहां तक पाकिस्तान के मेड इन चाइना फाइटर जेट JF-17 की बात है, कागजों पर ये जितने एडवांस्ड बताए जाते हैं, असल में उतने ही कमजोर साबित हुए हैं। पाकिस्तान के पास इस समय F-16 और JF-17 सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट माने जाते हैं, वो मौजूद हैं। लेकिन JF-17 की तकनीकी दिक्कतें, खराब परफॉर्मेंस और उड़ान के दौरान एयर फ्रेम में दरारें आना अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। यानी पाकिस्तान के लिए कहीं से कोई राहत नहीं है और पाकिस्तान की सत्ता भी इन हालात को जानती है। वहां की हुकूमत को जमीनी हकीकत पता है। यही वजह है कि अब शहबाज शरीफ को भारत से ना उलझने की सलाह दी जा रही है। यह सलाह किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और शहबाज के बड़े भाई नवाज शरीफ ने दी है। खबर है कि शहबाज शरीफ अपने भाई को NSC बैठक की जानकारी देने गए थे। इस दौरान नवाज शरीफ ने उन्हें देश को युद्ध से बचाने की सलाह दी। शहबाज शरीफ तो अपने भाई को पाकिस्तान की तैयारी बता रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ ने उन्हें सीधे सीधे समझा दिया कि भारत से युद्ध न करने में ही भलाई है। शहबाज को इस मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ ने सलाह दी है कि वो बातचीत से तनाव को कम करें। वैसे शहबाज शरीफ को अपने भाई की यह सलाह बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ करगिल युद्ध में अपनी सेना का हाल देख चुके हैं। 1999 में जब करगिल युद्ध हुआ तो नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। तब भारतीय सेना ने पाकिस्तान का जो हाल किया था वो नवाज शरीफ अब तक नहीं भूले होंगे। पाकिस्तान में डर का मीटर लाल निशान को पार कर रहा है। जैसे जैसे भारत एक्शन की तीव्रता बढ़ा रहा है, पाकिस्तान के हुक्मरानों के पैरों में कंपन बढ़ती जा रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि पिछले मौकों की तुलना में इस बार पाकिस्तान में डर का माहौल काफी ज्यादा है और इसकी बड़ी वजह है भारत में 360 डिग्री गुस्सा, यानी जनता से लेकर सरकार और विपक्ष सब इस आतंकवादी हमले के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर है। भारत में आमतौर पर विपक्ष किसी तरह की आक्रामकता के खिलाफ रहता है। वो ज्यादातर मसलों को बातचीत से हल करने के पक्ष में रहता है। भारत सरकार की नीति भी यही रहती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा बदला नजर आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और शशि थरूर जैसे युद्ध विरोधी नेता पाकिस्तान में घुसकर मारने वाले एंगल से बयान दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान का फाइनल स्टेट सेटलमेंट होना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले पर सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने सरकार को फ्री हैंड दिया था। इस बार ज्यादातर नेता पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं ताकि वो गलतियां करने की अपनी इस आदत को ठीक कर ले। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि पहलगाम हमले के खिलाफ सरकार बड़ा कदम उठाए, हमारा समर्थन है। जबकि ओवैसी ने कहा कि अगर उनके देश में कोई घुसकर मारेगा तो वो चुप नहीं रहेंगे। शशि थरूर का कहना है कि अगर खून बहेगा तो हमारे मुकाबले उनकी तरफ ज्यादा खून बहेगा। चलना यार, ये एलईडी पाकिस्तान की हुकूमत की ISI की एक नाजायज औलाद है और जो लोग आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आप भारत से आपका वक्त आधा घंटे पीछे है। और आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत से पीछे है। कि बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। कठुआ से लेके कुपवारा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की। मिलिटेंसी, टेरर, दहशत, आतंकवाद, इसका खात्मा तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे और ये स्पीकर साहब उस मौके की शुरुआत है।
अगर कि हम इस मौके पर एहतियात से कदम जो है लें। हमारे तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठना चाहिए जिससे कि हम लोगों को अपने से दूर करें।